बच्चों, यह चित्र सरस्वती माता का है। इनके हाथ में आप देख रहे हैं वीणा है। इन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं और ये सफेद श्वेत कमल पर आसीन है। ठीक है, ये किस चीज में आते हैं? अगर हम ये वाक्य कहें तो किसके, गद्य के अंतर्गत आते हैं या पद्य के? कविता के अंतर्गत आते हैं या गद्य के? हाँ, पद्य के अंतर्गत आते हैं। ये वाक्य गद्य के अंतर्गत आते हैं। अगर हम कहें, देखिए, वीणा वादिनी वरिदे, इन दोनों में क्या अंतर है? ये किसके अंतर्गत आएगा? इन दोनों में क्या अंतर है? पद्य में जो वाक्य होते हैं वो स्वर, लय, ताल, छंद में आ जाते हैं। शाबाश। गद्य में जो वाक्य संरचना होती है वो थोड़ी सरल होती है। बिल्कुल। इसमें लय, ताल और छंद का ध्यान नहीं रखा जाता है। बिल्कुल। गति, विराम का छंद। बिल्कुल। बच्चों, क्या आप पद्य के शिक्षण हमें किस प्रकार करना चाहिए आप जानते हैं? पद्य शिक्षण क्या होता है? मैम, पद्य में बच्चों को हम लय, ताल, गति, यति के साथ बच्चों को कैसे बोलना सिखाना है, कविता, मतलब इस टाइप का जो शिक्षण होता है वो पद्य शिक्षण के अंतर्गत आता है। शाबाश। बच्चों, आज हम पद्य शिक्षण का ज्ञान प्राप्त करेंगे। पद्य किसे कहते हैं, है ना? क्या होता है पद्य? जैसा आप देख रहे हैं, जैसा अभी शिवानी ने बताया कि पद्य में लय, ताल, छंद, गति आदि का ध्यान रखना होता है ना। और इसमें ये छंदोबद्ध रचना है। दूसरा, हमारी कविता में रस निहित होते हैं, है ना, जबकि गद्य में रस निहित नहीं होते। जैसे देखिए, जयशंकर प्रसाद जी ने कहा है कि आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति काव्य है। मतलब इसका अर्थ बताइए। जो अनुभूति हम कल्पना के साथ करते हैं वो हमारा काव्य बन जाता है। इसमें हमने कुछ कल्पना भी जोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी काव्य की रचना करें, आप कहीं जा रहे हैं घूमने, है ना, और कहीं आपने एक एक्सीडेंट देख लिया, दुर्घटना देख ली, और आप उस दुर्घटना से इतने ओतप्रोत हो गए कि उस दुर्घटना ने आपको हृदय को छू लिया आपके, और आपने कुछ पंक्ति उस पर लिख दी, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा पद्य। वही आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति होती है। मतलब जो आपको अनुभूति हुई और जो विचार आपने लिखे, वही, क्योंकि वो विचार, वे विचार किस में से निकले? आपकी आत्मा से, हृदय से, है ना। किसी के लिखे हुए नहीं है, आपकी आत्मा से निकले हुए हैं, है ना। हडसन के अनुसार कविता कल्पना एवं मनोवेगों के माध्यम से जीवन की व्याख्या है। कैसे? कल्पना और मनोवेग। मैम, वही बात इसमें बताई गई है कि इसमें हमारी कल्पना यानी कि इमेजिनेशन भी होती है, और जो हमारे मन के वेग होते हैं, क्रोध, भय, प्रेम, बिल्कुल, ये सब हम इसमें डाल देते हैं। हाँ, इसे सजीव बना देते हैं। जो हमारे मन है, जो हमारे मतलब मन के अंतर्गत जितने भाव हैं, चिंता है, क्रोध है, आशा है, निराशा है ना, बुद्धि है, और आनंद की प्राप्ति हम कभी करते हैं तो आनंद है, संशय है, तो लज्जा है, ये सब क्या कहलाते हैं? मनोवेग कहलाते हैं। और कल्पना, जब हम कल्पना करते हैं, जैसे आपने जयशंकर प्रसाद की कामायनी पढ़ी हो, तो उन्होंने कामायनी में जितने भी सर्ग हैं, मानव मन के मनोवेगों का मानवीकरण रूप में चित्रण किया है। देखिए, अब महत्व क्या है? काव्य से यश और अर्थ प्राप्त होता है। मतलब जैसे कवि कोई कविता लिखता है तो और उसकी कविता दूर दूर तक पढ़ी जा रही है। जैसे व्याधिशरण गुप्त की है, माँ कह एक कहानी, राजा हो या रानी,
तो मैथिली शरण गुप्त से आप सभी परिचित हैं और उनकी कविताएं भी आप पढ़ चुके होंगे, है ना। या यशोधरा विलाप है उनकी मैथिली शरण गुप्त की, सखी वे मेरे मुझसे कहकर जाते, है ना। मतलब ये सब आपके देखिए सब पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि बुलंदशहर में बैठे हुए प्रशिक्षु ही पढ़ रहे हैं उन कविताओं को। पूरे प्रांत में, पूरे देश में उनकी कविताओं को बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना। तो हर बच्चे का उनसे काव्य से क्या हुआ, उन्हें यश की प्राप्ति हुई, है ना। यश की प्राप्ति हो रही है और अर्थ भी प्राप्त हो रहा है। अर्थ कैसे? धन प्राप्त हो रहा है, क्योंकि उनकी लिखी हुई कविताएं हैं, पुस्तक लिखी हुई है, बिक्री हो रही है, तो अर्थ भी प्राप्त हो रहा है ना। व्यवहार कुशलता आती है ना। व्यवहार भी आता है कि हमें कैसे किससे विनम्र, वाणी ऐसी बोलिए जामे सूप क्या है पखोए औरन को शीतल करे। देखिए व्यवहार कुशलता भी आ रही है, कविता के माध्यम से हम व्यवहार कुशलता भी सीख रहे हैं कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो अपने को भी अच्छी लगे और दूसरे जो उस वाणी को सुन रहे हैं उसको भी अच्छी लगे।